ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट थर्ड है, यहीं तक छोड़ दिए थे। फिर चल रहा प्रोटोजोआ। हमने जो सारा चीज़ पढ़ा दिया था उसी का सर भी बता रहे, इनका भी सुन लीजिएगा और क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए रेडी। वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। यानी कि इसके अंदर आपको फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं ये सारे के सारे होते हैं परपोषी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्रोटोजोन्स को भी 4 ग्रुप्स के अंदर डाल दिया। पहला है अमीबॉइड। अमीबॉइड यानी कि अमीबा के जैसे, जो भी प्रोटोजोन अमीबा के जैसे होंगे उसे अमीबॉइड कहा जाएगा। इसमें एग्जांपल के तौर पर अमीबा और एंट अमीबा। उसके बाद है फ्लैजिलेटेड, यानी जिसके पास फ्लैजला होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो लिशमेनिया के पास भी फ्लैजलम है और यहाँ ट्रिप्नोसोमा के पास भी फ्लैजलम है। तो ट्रिप्नोसोमा, लिशमेनिया ये फ्लैजिलेटेड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहाँ पर लिया हुआ है। उसके बाद है सिलिएटेड। सिलिएटेड के अंदर पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा होगा, जरा ध्यान से देखो, ऐसे बाल के जैसे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे, ये सारे कहलाते हैं सीलिया। तो जिनके पास सीलिया है वो जिन प्रोटोजोन के पास सीलिया है वो सिलिएटेड है, और जिनके पास फ्लैजला है वो फ्लैजलेटेड है। जिनके पास ना तो सीलिया है ना ही फ्लैजला है वो हो गया स्पोरोजोन्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम, बेबेसिया, ये 2 एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले समझते हैं अमीबा और एंट अमीबा के बारे में। अमीबा की खोज करी रोजनहॉफ ने। ठीक है, रोजनहॉफ, इन्होंने अमीबा की खोज की। अमीबा के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति अमीबा में नहीं है। अमीबा बनाते हैं सीडोपोडिया, जिसे हम लोग कूटपाद बोलते हैं हिंदी में, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया की मदद से ये चलते हैं, सीडोपोडिया की मदद से ये फूड को पकड़ते हैं, अपने भोजन को पकड़ते हैं, या फिर बोल दो अपने शिकार को पकड़ते हैं। आप इस पिक्चर में देखो, ये अमीबा का पिक्चर, यहाँ देखो ये है सीडोपोडिया, और ये एक फूड पार्टिकल्स आप मान सकते हो। तो ये सीडोपोडिया कुछ नहीं है, ये जो आप प्रोटोप्लाज्म देख रहे हो, यही क्या होता है, थोड़ा सा खिंच जाता है, जब इसे फूड को पकड़ना होता है तो ये अपने प्रोटोप्लाज्म को थोड़ा एक्सटेंड कर देता है, और वही कहलाता है सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है झूठा, पोडिया यानी कि पैर, तो ये एक्चुअल में तो पैर नहीं है। ठीक है, तो झूठा पैर, कूटपाद है, तो ये प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है, उसी को एक्सटेंड कर दिया है, तो इसे सीडोपोडिया कहते हैं। जनन के बारे में ध्यान में रखना है, रिप्रोडक्शन के बारे में ध्यान में रखना है। इनमें होता है बाइनरी फिजन, लेकिन यहाँ पर कोई प्लेन डिसाइड नहीं है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स प्लेन, जो भी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, इस तरह का कोई प्लेन नहीं होता है। किसी भी प्लेन में ये डिवाइड कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हो एक अमीबा 2 में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है, किसी भी तल से द्विखंडन कर सकता है। अब देखो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, मनुष्य की बड़ी आंत होती है, उसमें ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाए जाते हैं। ये परजीवी है, तो ये हमारे बड़ी आंत में पाए जाते हैं जब हमें बीमारी होती है अमीबियासिस। अमीबियासिस बोल दो, या फिर इसी को अमीबिक डिजेंट्री बोलते हैं, या फिर इसी को अमीबिया पैचिस बोलते हैं। उसके बाद इसी की एक और जाति है, एंट अमीबा की एक और जाति है, एंट अमीबा ये जीनस हो गया। इसी के अंदर एक और जाति है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस ये भी परजीवी है, और ये डब्ल्यूबीसी से पोषण प्राप्त करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी को डिफेंस करते हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, इन सब से हमें बचाते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो इनसे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी को डैमेज करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जब भी दांत या फिर मसूड़े में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, यानी जब भी पायरिया होती है, पायरिया आप जानते हो ये मसूड़ों की प्रॉब्लम है या फिर दांत की प्रॉब्लम बोल सकते हो, तो जब भी पायरिया होती है तो वैसे कंडीशन में पायरिया के जो पैथोजन होते हैं, रोगजनक होते हैं, उनके साथ साथ एंट अमीबा जिंजीवैलिस ये भी उसमें देखा जाता है। तो ये पायरिया की बीमारी को ये और भी बढ़ा देता है। पायरिया बीमारी इसके कारण नहीं होती, लेकिन पायरिया बीमारी को ये और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब है गलत कथन को चुनना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना। प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस ने दिया, प्रोटोजोआ की खोज लीवनहॉक ने की, ये सही है। प्रोटोजोआ प्राणियों के पुरातन संबंधी है, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोटोजोआ है ये संबंधी है एनिमल्स के जो पूर्वज है उनसे, उनके यानी जंतुओं के जो पूर्वज है उनके ये संबंधी है। सभी प्रोटोजोआ स्वपोषी होते हैं, ये तो नाइंसाफी है। एक भी प्रोटोजोआ स्वपोषी नहीं है, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक है, परपोषी है। निम्न में से किसकी खोज लीवनहॉक ने की? लीवनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की, बिल्कुल सही है। प्रोटोजोआ की भी खोज की, आरबीसी की भी खोज की। वायरस की खोज इन्होंने नहीं की, तो बी हमारा राइट आंसर। आप ही बता दो वायरस की खोज किसने की? ठीक है, ये बताओ वायरस की खोज किसने की, कमेंट करके बताइए वायरस की खोज किसने की। सभी प्रोटोजोआ डैश होते हैं, सभी प्रोटोजोआ होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, तो बी हमारा राइट आंसर। देखो ये बड़ी कंफ्यूजन सवाल है। सभी प्रोटोजोआ पूछे तो हेट्रोट्रॉपिक, लेकिन प्रोटिस्टा पूछे तो प्रोटिस्टा बैक्टीरिया के जैसा हेट्रोट्रॉपिक भी होता है और ऑटोट्रॉपिक भी। लेकिन प्रोटिस्टा का ही एक एग्जाम्पल है जिसका ग्रुप है, उसका नाम है प्रोटोजोआ, वो सिर्फ होता है हेट्रोट्रॉपिक। इनमें से कौन एक प्रोटोजोआ नहीं है? प्रोटोजोआ के अंदर हम लोगों ने ट्रिप्नोसोमा देखा, अमीबा देखा, पैरामीशियम देखा, डेस्मीड ये गाइजोफाइट है। प्रोटोजोआ के प्रकार और उसके उदाहरण के संदर्भ में गलत कथन चुने।
अमीबीय प्रोटोजोआ यानी कि अमीबॉइड प्रोटोजोआ अमीबा होते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोआ जिसके पास सीलिया है, पैरामीशियम एग्जांपल हो गया इसका। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिसके पास फ्लैजिला है, ट्रिप्नोसोमा हो गया इसका एग्जांपल। स्पोरोजोआ के अंदर हम लोगों ने देखा था बेबेसिया और प्लाज्मोडियम। यूग्लिना नहीं होगा, यूग्लिना तो यूग्लिनॉइड के अंदर हो गया, ये तो एक अलग मेंबर है। तो डी हमारा राइट आंसर। अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। फ्लैजिलेटेड के अंदर ट्रिप्नोसोमा और लिशमेनिया, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रिप्नोसोमा के कारण स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है, इसी को निद्रा रोग बोलते हैं। निद्रा रोग इसको बोलते हैं। ये जो ट्रिप्नोसोमा होते हैं ये मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं, यानी जब ये बीमारी होती है तब ये जो प्रोटोजोन्स है ये ब्लड में देखा जाता है। इस प्रोटोजोन्स को अपने साथ लेकर के उड़ती है मक्खी, और उस मक्खी को कहा जाता है सीसी मक्खी। यानी सीसी मक्खी जो होती है वो अपने साथ इसको लेकर के उड़ती है। अनुदैर्घ्य द्विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। इनमें भी क्या होगा, अनुदैर्घ्य द्विखंडन होगा। यानी मान लो ये एक लिशमेनिया है तो ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बाइनरी फ्यूजन करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में, यानी कि ये एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, एक लेफ्ट और एक राइट। ये मत समझना कि ये मतलब आधा आधा बट गए, यहाँ जनन हो रहा है। ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यानी कि ये मल्टीप्लाई होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में। तो एक को आप लेफ्ट बोल सकते हो, एक को आप राइट बोल सकते हो, क्योंकि ये अनुदैर्घ्य द्विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। ये हो गया ट्रिप्नोसोमा। उसके बाद है लिशमेनिया, जिसके कारण कालाजर बीमारी होती है, ठीक है। कालाजर बीमारी उत्पन्न करते हैं। इनमें भी होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स के बारे में, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम, बेबेसिया आते हैं। प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ बातें आप ऑलरेडी जानते हो। ये मलेरिया परिजीवी है, यानी कि मलेरिया बीमारी इसके कारण होती है। इस प्रोटोजोन को अपने साथ लेकर के उड़ती है मादा एनोफ्लीज मच्छर, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता है मल्टी। कैलेंडर में तारीख बदल दी, तेरा डब्बा पैक नहीं हुआ अभी तक। 10 रसमलाई लगा जलेबी। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता है मल्टीपल फिजन। मलेरिया जो टर्म है ये किसने दिया, मलेरिया टर्म दिया मुकोलक नाम के वैज्ञानिक ने। मलेरिया ये प्रोटोजोन के कारण होती है। नाम है पूरा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, यानी प्लाज्मोडियम के अंदर एक जाति है वाइवैक्स, इसके कारण ये मलेरिया बीमारी होती है। और ये बात सबसे पहले कही लेवरेन ने। मलेरिया शब्द दिया मुकोलक ने, मलेरिया प्रोटोजोन के कारण होती है ये कहा लेवरेन ने। और मलेरिया परिजीवी ये मादा एनोफ्लीज मच्छर है ऐसा कहा रोनाल्ड रोस ने। अब है बेबेसिया। बेबेसिया जो प्रोटोजोआ है ये जानवरों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, और ये बीमारी का नाम है टेक्सास कैटल फीवर, या इसी को रेड वाटर फीवर, या इसी को हीमोग्लोबिन यूरिक फीवर कहा जाता है। ये होते हैं जानवरों के अंदर, यानी मनुष्य को छोड़ करके जो जानवर है उनमें ये बीमारी देखी जाती है। लिशमेनिया और प्लाज्मोडियम, लिशमेनिया और प्लाज्मोडियम ये क्या है, लिशमेनिया और प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ है। सी हमारा राइट आंसर। अमीबा डैश की सहायता से अपने भोजन या शिकार पकड़ते हैं। अमीबा सीडोपोडिया के माध्यम से अपने भोजन को पकड़ते हैं और चलते भी हैं। लोकोमोशन के लिए भी सीडोपोडिया, और प्रे को कैप्चर करने के लिए या फिर फूड को कैप्चर करने के लिए भी सीडोपोडिया। यूरिना के संबंध में गलत कथन चुने। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, ये भी सही है, यानी कि सनलाइट हो तो फोटोसिंथेटिक, नहीं है तो हेटरोट्रॉफिक। यह लैंगिक जनन करता है, यह गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। यह लैंगिक जनन नहीं करता है, यह अनुदैर्घ्य द्विखंडन द्वारा अलैंगिक करता है, अलैंगिक जनन करता है, ये सही है। अमीबा की खोज किसने की, अमीबा की खोज की रोजनहॉफ ने, तो सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन एक मृतोपजीवी प्रोटिस्ट है, यानी सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। डैसमिड फोटोसिंथेसिस करते हैं। यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक है। गोनियोलैक्स ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, रेडोटाइट जिसके कारण होता है। सी हमारा राइट आंसर। स्लाइम मोल्ड ये सैप्रोफिटिक होते हैं। डाइएटम्स होते हैं, जो डाइएटम्स होते हैं वो क्राइसोफाइट के अंदर आते हैं, और ये होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, यानी कि ये है प्रोटिस्ट। डैश की कोशिका भित्ति में म्यूरिन नहीं पाया जाता। म्यूरिन जिसे पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं, हम लोगों ने जाना था। पेप्टिडोग्लाइकन साइनोबैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नॉस्टॉक। उसके बाद बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया के अंदर भी जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की बनी होती है। डाइएटम, डाइएटम में आपने जाना था कि इसके सेल वॉल में सिलिका होती है, सेलुलोज के साथ सिलिका होती है। स्लाइम मोल्ड संबंधित है। अब यहाँ स्लाइम मोल्ड, जैसे ही मोल्ड देखोगे हो सकता है आप जल्दबाजी में फंजाई को टिक मार दोगे, कवक को, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स ये प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं यूग्लिना, डाइनोफ्लैजलेट जिसका एग्जांपल था गोनियोलैक्स। डाइनोफ्लैजलेट का मतलब होता है, देखो डाइनो का मतलब दो और फ्लैजलेट का मतलब फ्लैजला, जिसके पास दो फ्लैजला है। तो सारे डाइनोफ्लैजलेट्स के पास दो फ्लैजला होते हैं। उसके बाद है ईस्ट यानी कि खमीर। तो ये जो खमीर है ये फंजाई, किंगडम फंजाई के मेंबर है। अमीबा प्रोटिस्ट है। पैरामीशियम भी है। हाइड्रा ये आपको मिल जाएगा एनिमल किंगडम में। अमीबा पैरामीशियम यहाँ भी है। मशरूम ये भी मिल जाएगा आपको फंजाई में।
अमीबा, पैरामीशियम, डाइनोफ्लैजिलेट। तो डी हमारा राइट आंसर। अब हमारा एक है सिलिएटेड जिसके अंदर है पैरामीशियम। ये आप देख सकते हो सिलिया, ठीक है। ये इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं, पाल जैसी जो संरचना है, ये है सिलिया। तो ये कुछ नहीं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, इसी का ये आउटग्रोथ होता है। इसकी खोज की वैज्ञानिक हिल ने। कभी आपसे पूछे चप्पल के आकार की कौन सी जीव होती है, तब हमारा आंसर होगा पैरामीशियम। चप्पल के आकार की या फिर जूते की सोल की, यानी कि सोल ऑफ द शू या फिर स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पैरामीशियम होते हैं। आप देख सकते हो जो चप्पल होते हैं वो कुछ ऐसा ही दिखते हैं, या फिर जूते की जो सोल होती है ये ऐसी तो होती है, इसी शेप की तो होती है। तो ये है पैरामीशियम। इनमें जनन कैसा होगा, यहाँ देखो आया ट्रांसवर्स, ठीक है, यहाँ क्या आया ट्रांसवर्स। पैरामीशियम एक क्या है, पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है। सी हमारा राइट आंसर। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की, मलेरिया परजीवी की खोज की लेवरेन ने। तो ए हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसमें द्विविखंडन नहीं देखा जाता है, तो ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आप जानते हो पहले से ही कि ये बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। अब है इनमें से किसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। तो यूग्लिना के बारे में हम लोगों ने जाना है, लॉन्गिट्यूडनल होता है इसमें। अमीबा के बारे में किसी भी प्लेन से हो सकता है, किसी भी तल से हो सकता है। हाइड्रा के बारे में आप जानते हो ऑलरेडी, ये मुकुलन विधि द्वारा, पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। पैरामीशियम के बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जाना कि ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या फिर हिस्टोलाइटिका बोल दो, आपकी मर्जी। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में, मनुष्य के आंत में जब होती है अमीबीय पैचिस, तब ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो पैरासाइट है ये पाए जाते हैं। चप्पल के आकार के होते हैं, पैरामीशियम चप्पल के आकार के होते हैं। दांतों या मसूड़ों में पाइडिया बीमारी उत्पन्न करता है। पाइडिया बीमारी के बारे में हम लोगों ने जाना कि पाइडिया बीमारी को बढ़ाने का काम करता है एंट अमीबा जिंजिवालिस, यानी कि पाइडिया बीमारी को वो ठीक नहीं होने देगा। लेकिन पाइडिया बीमारी जो होती है ये होती है ट्राइकोमोनास के कारण, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर, ट्राइकोमोनास। लिशमेनिया के कारण काला जर, ट्रिप्नोसोमा के कारण स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रा रोग, और प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया। ट्राइकोमोनास ये भी प्रोटोजोन है और इसके कारण होता है पाइडिया। निम्न में से कौन सा एक प्रोटोजोआ द्वारा यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सिफिलिस भी एसटीडी है लेकिन ये बैक्टीरियल डिजीज है। एड्स तो एसटीडी है ही लेकिन ये वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है लेकिन ये भी वायरल डिजीज है। ट्रिक बोल दो या फिर ट्राइकोमोनियासिस बोल दो, ये प्रोटोजोन के कारण होता है और इसका भी जो पैथोजन है वो है ट्राइकोमोनास। जो पाइडिया का है वही इसका है, दोनों का ट्राइकोमोनास है। लेकिन पाइडिया ये अलग जाति करते हैं बीमारी और ये अलग जाति बीमारी उत्पन्न करते हैं। ट्राइकोमोनास एक वंश है जिसके अंदर अलग अलग जातियां आएंगी। तो एक जाति जो पाइडिया बीमारी उत्पन्न दे रहा है, पाइडिया बीमारी को जन्म दे रहा है, और दूसरा ट्रिक बीमारी को या फिर इसी को बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस, यौन संचारित रोग को जन्म दे रहा है। इनमें से कौन है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये है यूग्लिना, बी हमारा राइट आंसर। जानवरों में लाल पानी बुखार यानी कि रेड वाटर फीवर इनमें से होता है किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ बेबेसिया उत्पन्न करता है। निम्न में से कौन एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी नहीं है, अमीबिक डिजेंट्री यानी कि अमीबियो पैचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कालाजर, लिशमेनिया, निद्रा रोग, ट्रिप्नोसोमा, हेपेटाइटिस बी, वायरल डिजीज। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण, तो डी हमारा राइट आंसर। कूटपात पाया जाता है, सीडोपोडिया पाया जाता है। सीडोपोडिया अभी आपने जाना कि ये अमीबा के पास है, अमीबा बनाते हैं सीडोपोडिया, लेकिन यहाँ पर अमीबा नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ल्यूकोसाइट हो जाएगा यानी कि WBC। उसे भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको मारने के लिए, उनको एनगल्फ करने के लिए ये सीडोपोडिया बनाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एकमात्र सेल जिसके पास फ्लैजला है वो है स्पर्म, एकमात्र कोशिका जिसके पास कशाभिका है वो है स्पर्म। निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी के वाहक है, मलेरिया परजीवी के वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर। तो सी हमारा राइट आंसर। मतलब ये है कि मलेरिया कौन फैलाता है, कौन मच्छर, तो उसी का नाम है एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है। और डेंगू पूछे तो उसमें आएगा एडीज मॉस्किटो, लेकिन मलेरिया पूछे तो एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये मेजोट्रॉफिक होते हैं। मतलब सर ये बता रहे हैं कि प्रोटिस्टा ग्रुप पढ़े हैं उसके में तो बैक्टीरिया जैसा दोनों लक्षण है, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस करने वाला भी, हेटरोट्रॉपिक जानवर जैसा। तो कौन कौन सा करता है ऑटोट्रॉपिक, जो फोटोसिंथेसिस से करेगा प्रकाश संश्लेषण से, तो डायटम, डेस्मिड, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना। हेटरोट्रॉपिक में सिलिमोड, ये सैप्रोफिटिक के मृतोपजीवी है, प्रोटोजोआ, यूग्लिना तो दोनों तरफ है, शरीफ क्षुद्र, शरीफ वाला भी काम, क्षुद्र वाला भी काम। अगर सनलाइट नहीं हो तो ये हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं, यानी कि यूग्लिना यहाँ भी है, इसलिए ये मेजोट्रॉफिक होते हैं।
यूग्लिना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, केवल एसेक्सुअल करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 4 है ये समाप्त होता है। एनसीईआरटी सीरीज में अब तक मैंने जितने चैप्टर्स अपलोड अंदर मिल जाएगा। ये हमारा ई-बुक सारे ही सवाल आप बाई करना चाहते हैं तो अब इसे निम्नलिखित में से किसे 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। आर.एच. वुड्डीकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो इनमें से किसको उस 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। आप सभी जानते हो क्या होगा, वायरस। लेकिन इसके साथ साथ आपको वायरॉइड भी याद रखना है और प्रियोन भी याद रखना है, यानी हमारी सवाल का आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सी अब हम लोग वायरस के ऊपर सवाल देखेंगे। अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं डाला है। आप जानते हो आर.एच. वुड्डीकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया उसमें उन्होंने सेल वॉल को कंसिडर किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंसिडर किया था, लेकिन इन तीनों के पास सेल जैसी कोई संरचना नहीं है। ना तो सेल मेम्ब्रेन है, ना तो साइटोप्लाज्म है। एटलीस्ट ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों भी नहीं है। बाकी सेल ऑर्गेनेली का तो बात अलग है कि वो है या नहीं है। कम से कम सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये दोनों होता, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो है, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल तो है, तो कम से कम सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म भी होता तो सेल जैसी कुछ बात होती। लेकिन इनके पास ये भी नहीं है, ना तो सेल मेम्ब्रेन है ना ही साइटोप्लाज्म है। सेल जैसी कोई संरचना ही नहीं है इन तीनों के पास। इसीलिए आर.एच. वुड्डीकर ने इसे 5 जगत वर्गीकरण में नहीं डाला। तो वायरस हो गया, यानी कि विषाणु हो गया, वायरॉइड हो गया और प्रियोन हो गया। ये इन तीनों को 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। जो वायरस होता है, विषाणु होता है, वो प्रोटीन से बना होता है और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। मेनली प्रोटीन से बना होता है और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। ये न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा। और यही न्यूक्लिक अम्ल उसका अनुवांशिक पदार्थ होता है और यही अनुवांशिक पदार्थ इसका संक्रामक भाग होता है, इन्फेक्शियस पार्ट होता है। तो मान लो ये आरएनए है जो इसका अनुवांशिक पदार्थ है किसी वायरस का, और ये इसका प्रोटीन कोट हो गया। तो प्रोटीन कोट चारों तरफ से सराउंड करता है न्यूक्लिक अम्ल को, यानी जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा उसको। वायरॉइड की अगर बात करें तो इसके पास प्रोटीन कोट जैसी कोई चीज नहीं है, केवल और केवल अनुवांशिक पदार्थ है, केवल और केवल न्यूक्लिक अम्ल है, और वो भी केवल आरएनए होगा, और यही इसका संक्रामक भाग होगा। केवल आरएनए है तो डेफिनेटली यही इसका संक्रामक भाग होगा। प्रियोन की बात करें तो इसके पास कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, यानी ना तो आरएनए होगा ना ही डीएनए होगा, केवल प्रोटीन होता है और यही इसका संक्रामक भाग होता है। तो ये सारे अंतर आपको वायरस, वायरॉइड और प्रियोन के बारे में ध्यान में रखने होंगे। आप जानते हो बैक्टीरिया से छोटे वायरस होते हैं, लेकिन वायरस से भी छोटे वायरॉइड होते हैं। वायरस और प्रियोन का साइज लगभग एक ही होता है, बराबर ही होता है, और इन दोनों से छोटे होते हैं वायरॉइड। विषाणु शब्द का अर्थ है, जो टर्म है वायरस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विष। हिंदी में आप इसे पॉइजन, पॉइजनस फ्लूइड कहा है, ये है नहीं। क्या ये बहुकोष्ठीय होते हैं? नहीं। क्या ये ए सेलुलर होते हैं? तो ये सही है। ए सेलुलर बोल दो या फिर नॉन सेलुलर बोल दो। इसमें सेल नहीं होता है वायरस में। ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर क्यों? मैंने अभी आपसे कहा सेल जैसी कोई संरचना नहीं है इसके पास, इसीलिए ए सेलुलर है। विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज की इवानोव्स्की ने। तो बी हमारा राइट आंसर, इवानोव्स्की। इवानोव्स्की द्वारा विषाणु को कहां से खोजा गया? इवानोव्स्की द्वारा विषाणु को खोजा गया टोबैको मोज़ेक डिजीज से। तो ये तंबाकू का पौधा है जो बीमार है, और इसको बीमारी कौन सा है? मोज़ेक डिजीज। मोज़ेक डिजीज है। तो इवानोव्स्की ने ये पता लगाया कि ये जो डिजीज है ये कोई बैक्टीरिया के कारण नहीं हुआ है, ये कोई नॉन पैथोजन के कारण नहीं है, ये एक अलग टाइप का कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल है, और इसी इन्फेक्शियस पार्टिकल को क्या कहा गया? वायरस कहा गया। तो इवानोव्स्की ने वायरस का खोज किया टोबैको मोज़ेक डिजीज से। सी हमारा राइट आंसर। किसने विषाणु को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा? पौधा है, तंबाकू फ्लूइड को क्या कहा? वायरस का है। क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, यानी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा? पाने के लिए यही, लेकिन वायरस के केस में प्रॉपर्टी इन्होंने ढूंढा फिल्टर को पार कर सकता है। जब हम वाटर प्रूफ बोलते हैं तो हमारा मतलब वहां पर क्या होता है कि वाटर प्रूफ जो भी पदार्थ है उसको वाटर क्रॉस नहीं कर पाएगा, पानी क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे ये कहा मैंने कि ये वाटर प्रूफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी इस वाटरप्रूफ फिल्टर को पार नहीं कर पाएगा, इधर से इधर नहीं आ पाएगा। और जब मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया प्रूफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया भी इस फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जब वायरस को क्रॉस करवाया गया तो वो क्रॉस कर गया। तो इससे ये साबित हो गया कि जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये हमारा राइट आंसर। विषाणु को क्या कहते हैं? एक सिंगल वायरस को क्या कहते हैं? एक सिंगल वायरस है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विरियोन। माइंडेड विरियोन है, वायरॉइड नहीं है। होते हैं विषाणु क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, आप सब जानते हो। पैरासाइट में भी यहाँ देखो फैकल्टेटिव पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो इनमें जो बेस्ट हमारा आंसर होगा वो सी होगा। सहजीवी तो होते नहीं है। परजीवी दो तरह के होते हैं, विकल्पी परिजीवी और अविकल्पी परिजीवी, यानी कि फैकल्टेटिव पैरासाइट और ऑब्लिगेट पैरासाइट। विकल्पी परिजीवी वो है जिनके पास दूसरा विकल्प भी है। अगर इनको लगता है कि एक परिजीवी के रूप में अपने जीवन चक्र को चलाना मुश्किल है तो ये अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए कोई दूसरा विकल्प भी अपना सकता है। लेकिन जो अविकल्पी होते हैं उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
वो परजीवी के रूप में ही अपना जीवन चक्र चलाएंगे। अगर वो परजीवी के रूप में जीवन चक्र नहीं चलाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया, कोई विकल्प नहीं है इसके पास। तो जो वायरस होता है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस को अगर अपना लाइफ साइकिल आगे बढ़ाना है तो उसे एक लिविंग होस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक पैरासाइट के रूप में ही ये अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा सकता है, अदरवाइज ये इनएक्टिव रहेगा। अगर आपको याद होगा बैक्टीरिया वाले चैप्टर में एक सवाल था कि सबसे पहले बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल कल्चर किसने किया, तो वहां पर आंसर क्या था, रॉबर्ट कोच। इन्होंने क्या करा था, एक पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट मटेरियल इन्होंने लिया, यानी कि वो सारे ही पदार्थों को इस पेट्री डिश के अंदर डाल दिया जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया, इन्होंने एक सिंगल सेल उठाया बैक्टीरिया का और इसमें डाल दिया। फिर देखा गया कि इस एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें आ गए, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए। तो यही था बैक्टीरिया का कल्चर करना। अगर हम सेम फंडा, सेम चीज़ अगर हम वायरस को लेकर के अप्लाई करें कि ये कोई वायरस है और इस एक वायरस को हम इसमें ला करके डाल दें, तो क्या जैसे बैक्टीरिया बहुत सारे, एक से बहुत सारे उत्पन्न हो गए थे, जन्म ले लिए थे, वैसे ही क्या एक वायरस से बहुत सारे वायरस भी यहाँ पे आ जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। रॉबर्ट कोच का ये वाला जो पोस्टुलेट था ये वायरस के केस में सही साबित नहीं होता है। तो इसीलिए अब से आप सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, आप बोलेंगे इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब तक आप केवल ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते थे, अब से आप इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलेंगे, अंतःकोश के अविकल्पी परजीवी बोलेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब आप समझ चुके हो, एज ए पैरासाइट ही इसे अपने जीवन चक्र को चलाना होगा वायरस को, अदरवाइज ये इनएक्टिव रहेगा। लेकिन एज ए पैरासाइट भी ये अपने जीवन चक्र को एक लिविंग सेल के अंदर ही चला सकता है। के अंदर अपनी संख्या सेलुलर जीव के बीच की संयोजक गरिमा इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, आप सभी जानते हो आई थिंक, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक गरी माना जाता है वायरस को, क्योंकि वायरस एक लिविंग सेल के बाहर इनएक्टिव होता है और लिविंग सेल के अंदर ये एक्टिव होता है। यानी लिविंग सेल के बाहर ये एक निर्जीव की तरह काम करता है और लिविंग सेल के अंदर ये सजीव की तरह बिहेव करता है। विषाणु के संदर्भ में कौन सत्य है, कौन करेक्ट है वायरस के बारे में? क्या ये लिविंग है, ऐसा बोलना सही नहीं है, क्योंकि लिविंग सेल के बाहर ये इनएक्टिव होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या ये नॉन लिविंग है, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लिविंग सेल के अंदर ये लिविंग के जैसे बिहेव करता है। क्या ये ए सेलुलर है, ये सही है, या अकोशिकीय है, या जीवाणु से आकार में बड़े होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ वायरसेज, इसे क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी यानी कि शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी यानी कि कवकों का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु का अध्ययन। वायरोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है स्टैनली को। बी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक विषाणु का निर्जीव लक्षण नहीं है? आपको चेक करना है कि कौन सा एक निर्जीव लक्षण होता है, यानी निर्जीवों में लक्षण होता है, और क्या वो वायरस में पाया जाता है या नहीं। सबसे पहला है अब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का नहीं होना। तो कोई अगर निर्जीव पदार्थ है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और वायरस के पास भी ये नहीं है, तो ये निर्जीव लक्षण है। उसके बाद है अब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, कोई निर्जीव पदार्थ होता है तो उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता है, तो ये निर्जीव के अंदर लक्षण देखा जाता है और ये वायरस के अंदर भी होता है, तो ये भी सही है, ये निर्जीव लक्षण है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि आप बोल सकते हो रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना। तो मल्टीप्लिकेशन ये एक सजीवों का लक्षण है और वायरस के अंदर ये देखा जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लैक ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का नहीं होना, तो जो निर्जीव होते हैं उनमें श्वसन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, तो ये निर्जीवों का लक्षण है और ये वायरस के अंदर देखा जाता है। विषाणु का निर्जीव लक्षण कौन कौन से हैं? देखो, इसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता है, कोई रेस्पिरेशन नहीं होता है, और लिविंग सेल के बाहर ये इनर्ट होता है, इनएक्टिव होता है, तो ये सारे निर्जीव लक्षण हो गए। अब है निम्न में से कौन सा सजीवों का लक्षण विषाणुओं में देखा जाता है? आपको चेक करना है पहले कौन सजीवों का लक्षण है, उसके बाद ये देखो क्या ये विषाणु के अंदर देखा जाता है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन यानी अपनी तादाद को बढ़ाना, अपनी संख्या को बढ़ाना, तो ये सजीवों का लक्षण है और वायरस के अंदर भी ऐसा होता है। अनुवांशिक पदार्थ का होना, आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, मैंने कहा न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए या फिर डीएनए, एट अ टाइम कोई एक ही होगा और वही उसका अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो अनुवांशिक पदार्थ का होना ये सजीवों का लक्षण है, जो सजीव होते हैं उनमें ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। कभी आपने निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ा होगा कि इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो ये सजीवों का लक्षण है और वायरस के पास भी ये होता है, तो ये भी सही है। पैरासाइट है, जो सजीव होंगे हम उन्हीं के बारे में तो बोल सकते हैं कि ये पैरासाइट है, तो ये भी सही है, ये सारे के सारे विषाणु पैरासाइट होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है विषाणुओं का सजीव लक्षण, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए इसे एक लिविंग होस्ट की जरूरत है, लिविंग सेल की जरूरत है, जीवित कोशिका की जरूरत है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल का होना, जो सजीव होते हैं उनके अंदर ही हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। किसी निर्जीव पदार्थों के बारे में आप नहीं पढ़ते होंगे कि इसके पास कौन से जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल का होना ये सजीवों का लक्षण है और ये वायरस के पास भी होता है। तो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, हो दोनों सकता है, आरएनए या डीएनए, लेकिन एक समय में कोई एक ही होगा। बैक्टीरिया के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। वायरस म्यूटेट कर सकते हैं, आपने कई बार सुना होगा आजकल कि वायरस म्यूटेट कर सकते हैं,
वायरस तेजी से म्यूटेट करते हैं। तो म्यूटेशन ये सजीवों का लक्षण होता है और विषाणुओं के अंदर ये देखा जाता है। रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं। केमिकली वायरस क्या होते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि ये बना होता है प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड को ही न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। और एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन होता है, और एक लाइपोप्रोटीन होता है जिसमें लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। तो वायरसेस ये मेनली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे न्यूक्लियो प्रोटीन। विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। तो एज ए जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। हो तो दोनों सकता है, लेकिन एक समय में कोई एक ही होगा। अधिकतर पादप विषाणु डैश विषाणु होते हैं। मोस्टली जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं। अब देखते हैं संरचनात्मक रूप से वायरस किससे बना होता है। एक तो आपने जाना प्रोटीन का कोट होता है। जैसे ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल ये आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, और इसको सराउंड करने वाला एक प्रोटीन का कोट होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। तो जो प्रोटीन का कोट होता है उसे क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए, डीएनए, इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड वर्ड आपने बैक्टीरिया वाले चैप्टर में भी सुना होगा। न्यूक्लियोइड वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, और इस केस में भी, वायरस के केस में भी, जो उसका न्यूक्लिक एसिड है हम इसे न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड ये वो स्थान होता है जहां पर प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। या फिर आप सिंपली ये ध्यान में रखो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके डीएनए को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो प्रोटीन कोट हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। उसके बाद आवरण हो गया। तो आवरण ये आपको हर वायरस में नहीं दिखेगा, कुछ वायरस में दिखेगा, कुछ वायरस में नहीं दिखेगा। तो ये आवरण जो है ये प्रोटीन कोट के बाहर भी एक लेयर होता है, उसी को एनवेलप कहा जाता है। ये बना होता है लाइपोप्रोटीन से, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन से। यहाँ इस पिक्चर में देखो, सबसे बाहर आपको एनवेलप दिखाया गया है, उसके बाद प्रोटीन का ये कोट दिखाया गया है, और उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए, डीएनए कुछ भी हो सकता है। कुछ वायरस के अंदर एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज के अंदर पाए जाते हैं लाइसोजाइम। एचआईवी जो वायरस होते हैं उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो कुछ वायरस के पास एंजाइम भी पाए जाते हैं। संरचनात्मक रूप से एक विषाणु बना हो सकता है। राइबोसोम लिखा हुआ है, नहीं होगा। कोशिका भित्ति लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। कोशिका झिल्ली लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। कैप्सिड होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड यानी कि आरएनए, डीएनए, और आवरण हो सकता है। जिनके पास आवरण नहीं होता है उसे हम नेकेड वायरस बोलते हैं, और जिनके पास होता है उसे हम एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं। विषाणुओं का पेप्लोमर या स्पाइक बना होता है। ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। यहाँ देखो, ये कोरोना वायरस की संरचना है। ये है स्पाइक, ठीक है, ये है स्पाइक। जब हमारे बॉडी के अंदर, जब हमारे शरीर के अंदर ये कोरोना वायरस जाता है तो हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन से सबसे पहले यही स्पाइक अटैच होता है, ठीक है। ये अगर सेल है, एक लिविंग सेल है, तो सबसे पहले ये स्पाइक ही सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। उसके बाद यहाँ देखो एनवेलप है। ये एनवेलप लाइपोप्रोटीन का बना होता है, ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। उसके बाद ये प्रोटीन का कोट दिखाया गया है। उसके बाद अंदर ये जीनोम दिखाया गया है। जीनोम क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल। जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल। अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो यही आरएनए जीनोम हो जाएगा। अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो यही जीनोम हो जाएगा। कोरोना वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो ये हो गया इसका जीनोम। निम्न में से कौन विषाणु का प्रोटीन कोट है? जो विषाणु का प्रोटीन कोट होता है उसे हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो विषाणु में पाया जाता है डैश कहलाता है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। विषाणुओं का संक्रामक भाग होता है। स्टार्टिंग में ही कहा था वायरस के पास प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, और यही न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? इन्फेक्शियस पार्ट होता है, और इसी न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोइड कहते हैं वायरस के केस में। बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, जल्दबाजी में आप बैक्टीरिया पर टिक मत करना। बैक्टीरियोफेज ये वायरस है। बैक्टीरियोफेज से संबंधित एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। बैक्टीरियोफेज की खोज की टुआर्ट नाम के वैज्ञानिक ने, और बैक्टीरियोफेज जो वर्ड है ये दिया डी हार्ले ने। इसे हम बैक्टीरियल वायरस भी बोल सकते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब ये होता है कि वो वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को बीमार करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। बैक्टीरियोफेज है क्या? ये वायरस है। आनुवांशिक पदार्थ, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है वायरस के केस में। तो बैक्टीरियोफेज ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियोफेज के पास एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा नदी का जो पानी है वो कभी सड़ता नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत सारे बैक्टीरियोफेज है जो पानी में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देते हैं। आप जानते हो गंगा नदी का पानी लोग डब्बों में भर करके अपने घर पे ले जाते हैं और बहुत लंबे समय तक रखते हैं। वो पानी सड़ता नहीं है जल्दी, क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरियोफेज होता है जो पानी में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। इसी कारण से पानी सड़ता नहीं है। बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया? डी हार्ले ने दिया। और खोज किसने की? टुआर्ट ने। निम्न में से कौन सा एंजाइम बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएसडीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है।
टोबैको मोज़ेक विषाणु की खोज किसने की? ये वही विषाणु है जो सबसे पहले खोजा गया था इवानोव्स्की के द्वारा। टीएमवी एक डैश विषाणु है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, एसएसआरएनए है। गलत मिलान चुने। जो वायरस साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नील हरित शैवाल बोलते हैं, तो जो वायरस नील हरित शैवाल को इन्फेक्ट करता है उसे साइनोफेज कहते हैं, और जो कवक को बीमार करता है, कवक पर आक्रमण करता है उसे माइकोफेज कहते हैं, और जो शैवालों पे आक्रमण करता है उसे फाइकोफेज कहते हैं, और जो जीवाणुओं पे आक्रमण करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यहाँ टीएमवी लिखा हुआ है तो ये गलत मैच्ड है। निम्न में से कौन सा एक मनुष्यों में विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा एक वायरल डिजीज नहीं है ह्यूमंस के अंदर? पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स है, कोलेरा नहीं है, कोलेरा ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो जब आपसे पूछा जाएगा पोलियो के टीके की खोज किसने की, पोलियो के वैक्सीन को सबसे पहले किसने डेवलप किया, तो आपको विकल्प में या तो अल्बर्ट साबिन दिखेगा या फिर साल्क दिखेगा। दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी मान लो इन केस कभी ऐसा हुआ कि दोनों ही आ गए, तब आप आंसर बी को टिक करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे सवाल बनाया हुआ है, मैंने अल्बर्ट साबिन भी दे दिया और साल्क भी दे दिया, तो साल्क हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। पोलियो वैक्सीन के बारे में देखते हैं। दो तरह के पोलियो वैक्सीन होते हैं, एक जो इंजेक्टेबल होता है और एक जो माउथ के थ्रू दिया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की, ये देखो बच्चे को 2 बूंद पोलियो का वैक्सीन दिया जा रहा है। तो एक तो इंजेक्टेबल होता है, यहाँ इंजेक्शन दिया जा रहा है और यहाँ माउथ के थ्रू दिया जाता है। तो जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है वो होता है IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इस वैक्सीन में जो पोलियो वायरस होता है वो किल्ड होता है, मरा हुआ होता है, और इसको डेवलप किया था जोनास ई साल्क ने। साल्क ने इसको डेवलप किया था, इसीलिए इस वैक्सीन को साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो माउथ के थ्रू दिया जाता है इसे बोला जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन, और इस ओरल पोलियो वैक्सीन में जो पोलियो वायरस होता है वो कमजोर होता है, और इसको डेवलप किया था अल्बर्ट साबिन ने, इसलिए इसे साबिन वैक्सीन कहा जाता है। ओरल पोलियो के टीके की खोज किसने की? अब यहाँ क्लियरली कहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, तब हम यहाँ पर अल्बर्ट साबिन को टिक करेंगे। रेबीज के टीके की खोज किसने की? ये किया लुईस पास्चर ने। एक विषाणु में होता है, एक विषाणु में क्या होता है? क्या केवल प्रोटीन होता है? ऐसा नहीं है। क्या केवल डीएनए होता है? ऐसा भी नहीं है। क्या केवल न्यूक्लिक एसिड होता है? यानी कि क्या केवल आरएनए एंड डीएनए होता है? ऐसा भी नहीं है। इसके पास प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है। डी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन आरएनए विषाणु है? इनमें से शैवाल विषाणु को कहा जाता है जो अलगल वायरस होता है, जैसे कि बैक्टीरियल वायरस था तो बैक्टीरियल वायरस हम लोग बैक्टीरियोफेज को बोलते हैं, वैसे ही अलगल वायरस जो एल्गी पे अटैक करेगा इसे साइनोफेज कहेंगे। माफ करना, इसे हम फाइकोफेज कहेंगे। सी हमारा राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर, इसे हम फाइकोफेज कहेंगे। साइनोफेज वो होता है जो साइनोबैक्टीरिया पे अटैक करता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी पे अटैक करता है। निम्न में से कौन अंतःकोशिक अविकल्पी परजीवी है? कौन इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है? इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट ये विषाणु को कहा जाता है, ये विषाणु होता है। निम्न में से कौन अकोष्ठीय है? कौन एसेलुलर है? तो वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया, प्रियोन हो गया, ये सारे के सारे एसेलुलर है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट। इसमें क्या होता है? वायरस में प्रोटीन होता है और साथ में न्यूक्लिक एसिड होता है। ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वायरॉइड के अंदर केवल आरएनए होता है, प्रियोन के अंदर केवल और केवल प्रोटीन होता है। यहाँ पर आरएनए इन्फेक्शियस होगा, यहाँ पे प्रोटीन इन्फेक्शियस होगा और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस होगा। लेकिन वायरस में कभी सेल नहीं पाया जाएगा। वायरॉइड की खोज किसने की? वायरॉइड की खोज किसके द्वारा की गई? ये की गई टाइनर के द्वारा। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कैटल के अंदर मिड ये डैश के कारण कहा जाता है। प्रियोन की खोज की और मनुष्यों में CR इन्फेक्ट मटेरियल नहीं होता है। क्यों? स्टेम के कौन एपेक्स वाला पार्ट शीर्ष साथ डिवाइड करती है, तेजी के साथ नए नए तने। विषाणु सामान्यतः संपूर्ण पौधे को संक्रमित इन्फ्लुएंजा डैश के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा जिसे हम लोग फ्लू भी बोलते हैं, ये वायरल डिजीज है। विषाणु सामान्यतः संपूर्ण पौधे को संक्रमित करते हैं डैश को छोड़कर। एक वायरस पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है केवल स्टेम को छोड़ करके, जो एपेक्स होगा। स्टेम के कौन एपेक्स वाला पार्ट शीर्ष वाला भाग, जैसे मान लो ये तना है, तने का जो शीर्ष वाला भाग होगा
इसको ये जल्दी से इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, इसको ये इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ के जो सेल्स होते हैं, यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो तेजी के साथ डिवाइड करती है, तेजी के साथ नए नए सेल बनते रहते हैं, जिसके कारण वायरस यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं कर पाता है। और टिश्यू कल्चर आपने सुना होगा, टिश्यू कल्चर में मैंने आपसे कहा था कि टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टिश्यू को या फिर कोशिका को निकाला जाता है प्लांट के शीर्ष वाले भाग से। इसका कारण यही है, क्योंकि मान लो अगर प्लांट बीमार भी है तो शीर्ष वाले भाग से अगर हम टिश्यू को निकालें और उससे एक नया प्लांट ग्रो करवाया जाए टिश्यू कल्चर के जरिए, तो वो प्लांट जो होगा वो हेल्दी होगा, वो बीमार नहीं होगा। यानी एक बीमार पौधे से एक स्वस्थ पौधे को उगाया जा सकता है, और स्वस्थ पौधे को उगाने के लिए ये एपेक्स ऑफ स्टेम से टिश्यू को निकाला जाता है। निम्न में से किसमें संक्रमित प्रोटीन उपस्थित है? तो ये प्रियोन हो जाएगा, प्रोसंक। निम्न में से कौन सा एक पादप रोग विषाणु जनित है? इनमें से कौन सा एक प्लांट। देखो, मैं आपको बताया था ना, वायरॉइड, प्रियोन, वायरस, इन तीनों में क्या क्या उपस्थित होता है, वहीं से ये सवाल है। विषाणु के प्रोटीन कोट को कहते हैं, विषाणु के प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है, और कैप्सिड के सब यूनिट्स को आंसर हो जाएगा। पोलियो वायरस भी है और पोलियो डिजीज भी है। जाइमोफेज एक डैश पर परजीवी है। जाइमोफेज ये वो वायरस है जो इन्फेक्ट करता है खमीर को, ईस्ट को, और ये एक माइकोफेज है। जाइमोफेज ये एक माइकोफेज ही है, क्योंकि ये खमीर को इन्फेक्ट कर रहा है, और खमीर कवक है, तो कवक को जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसे माइकोफेज कहते हैं। कवक मतलब तो जाइमोफेज ये माइकोफेज ही है, लेकिन ईस्ट के केस में हम इसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, वो है जाइमोफेज। डैश की उपस्थिति के कारण पवित्र गंगा की पानी शुद्ध है, तो ये हो जाएगा बैक्टीरियोफेज के कारण। निम्न में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है रेबीज। रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डर लगना। चेचक किसके द्वारा होता है? चेचक होता है वेरियोला वायरस के कारण। वेरियोला वायरस के कारण, जो कि एक मेंबर है ऑर्थोपॉक्स वायरस का, तो बी हमारा राइट आंसर। प्रतिरोध में इंटरफेरोन संश्लेषित होता है, ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। इंटरफेरोन्स किसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है? वायरस के। मान लीजिए कोई सेल है, ये कोई एक सेल है जिसको इन्फेक्ट करता है एक वायरस आकर के, यानी कि इस सेल के अंदर एक वायरस पहुंच चुका है। तो जब एक वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट किया, तब ये वायरस कुछ प्रोटीन्स को बनाएगा। कुछ प्रोटीन्स को बनाएगा वो इसलिए ताकि इस सेल के, इस कोशिका के आसपास जो भी कोशिकाएं हैं उनके पास ये प्रोटीन एक सिग्नल लेकर के जाए कि वायरस अटैक करने वाला है, सारे के सारे सतर्क हो जाओ, सारे के सारे अलर्ट हो जाओ, सारे के सारे एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो ये जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं, जो सिग्नल लेकर के गए इन सारे सेल्स के पास, इसी को इंटरफेरोन कहा जाता है। तो इंटरफेरोन क्या है? ये प्रोटीन है जो वायरस के अटैक में इंटरफेयर करता है। बी हमारा राइट आंसर। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करता है, ताकि वो अपने आसपास के सेल्स को बचा पाए। जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, वो इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। किस बीमारी के लिए साल्क वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? साल्क वैक्सीन किसको बोलते हैं? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को, जो कि इंजेक्टेबल होता है, तो ये पोलियो के लिए दिया जाता है। विषाणु के संबंध में कौन गलत है? विषाणु सारे के सारे पैरासाइट्स होते हैं, बिल्कुल सही है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। वायरस के पास प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, यही इन्फेक्शियस पार्ट होता है। प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी सही है। एंटीबायोटिक ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, वायरस के नहीं। सारे के सारे अकोष्ठीय होते हैं, ये भी सही है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, लेकिन ये किसी मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बी हमारा राइट आंसर। विषाणु अकोष्ठीय है, यह किस जगत के अंतर्गत आता है? जो वायरस है वो किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आता है, ठीक है, किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आता है। तो डी हमारा राइट आंसर। H1N1 विषाणु डैश का कारण है। H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू को विषाणु में पाया जाता है, विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। मेनली तो यही होता है, सारे के सारे विषाणु में, सारे के सारे वायरसेस के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलेगा। लिपिड जरूरी नहीं है कि मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी नहीं है कि मिलेगा, लेकिन ये दोनों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये हर वायरस के अंदर मिलेगा। निम्न में से कौन आरएनए विषाणु का समूह नहीं है? रेट्रोवायरस, जिसके अंदर HIV वायरस। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आखिरी पार्ट 5 देखने वाले हैं, और इस पार्ट 5 के साथ हम लोग इसमें टोटल 230 सवालों को कवर कर लेंगे। इस चैप्टर में, जीवों का वर्गीकरण चैप्टर में, हम लोग टोटल 230 सवाल देखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें 200 सवाल करवाऊंगा, फिर बाद में मैंने कहा 220 करवाऊंगा। अब मैं कह रहा हूँ इसमें 230 करवाऊंगा, और 230 सवालों के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये जो हमारा चैप्टर है
ये एनसीईआरटी सीरीज का 27वां चैप्टर है, बायो का ये 11वां चैप्टर है। और आज के इस चैप्टर में हम लोग कवक जगत से 60 सवालों को देखेंगे। हम लोगों ने पार्ट 4 तक 170 तक ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। आज हम लोग इसमें 60 MCQs और ऐड करेंगे। और आज हम लोग इसमें कवक का देखेंगे क्या क्या सवाल है। कवक मतलब फंगस से, ठीक है। जो टर्म है फंगस, इसका मतलब क्या होता है? शब्द फंगस का अर्थ क्या है? शब्द फंगस का अर्थ होता है मशरूम। शब्द फंगस का मतलब होता है मशरूम, लेकिन आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि सारे ही कवक को हम मशरूम नहीं बोलते हैं। भले ही शब्द फंगस का मतलब मशरूम होता है, लेकिन हम सारे ही फंजाई को मशरूम नहीं बोलेंगे। मशरूम ये अलग एक कैटेगरी है किंगडम फंजाई के अंदर। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी रिलेटेड टू फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी बोल दो या फिर माइसिटोलॉजी बोल दो, माइसिटोलॉजी भी कहा जाता है। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी या फिर माइसिटोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? देखो, शब्द फंगस दिया था गैस्पर्ड बोहिन ने। फादर ऑफ माइकोलॉजी कहे जाते हैं माइकेली, तो बी हमारा राइट आंसर। फादर ऑफ माइकोलॉजी तो माइकेली। अगर पूछे फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी तो हमारा आंसर आ जाएगा एंटोन डी बैरी। बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति में सेलुलोज प्लस काइटिन दोनों होते हैं, लेकिन आपको आंसर काइटिन टिक करना है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, आप ये ध्यान में रखो। किंगडम मोनेडा में हम लोगों ने जाना कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि जो बैक्टीरिया है इसके अंदर, वो यूनिसेलुलर है प्लस प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा में हम लोगों ने देखा इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा के बाद अब जितने भी किंगडम आएंगे उन सब में हो जाएगा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, इसमें भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। तो हमारा किंगडम फंजाई है, यानी कि इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है। अब इनमें से कौन सा एक जीवों का समूह है जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, साथ में प्रोकैरियोटिक है, ये नहीं होगा। प्रोटोजोन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक तो है लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी नहीं होगा। किंगडम फंजाई ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वायरस की अगर बात करें तो 5 जगत वर्गीकरण में इसको कोई स्थान नहीं दिया है। डैश कवक में नहीं पाया जाता। कवक के अंदर इनमें से क्या है जो नहीं पाया जाता? एक कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग होते हैं, एक सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनरी होते हैं, वो सारे ही फंजाई के सेल में मिलते हैं। नहीं मिलेगा तो क्लोरोप्लास्ट बोल दे, क्लोरोफिल बोल दे, प्लास्टिड बोल दे, तो ये सारे इनमें नहीं पाए जाएंगे क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। सभी कवक परपोषी होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं। सभी कवक परपोषी होते हैं। अब परपोषी में ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक ये सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं, उसके बाद परजीवी होते हैं, और सबसे कम संख्या में सिम्बायोटिक होते हैं। स्वपोषी नहीं होते हैं। कवक नहीं हो सकते हैं। कवक पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण अब हो सकते हैं? कवक, एक सेकेंड, कवक ऑटोट्रॉपिक क्यों नहीं हो सकते? अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकते? तो इसका कारण है कि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्योंकि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वही प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक है, यही रीजन है। में से कौन सा एक महत्वपूर्ण अपघटक है? डिकम्पोजर्स है। देखो, डिकम्पोजर्स वही होते हैं जो सेप्रोफाइट्स होते हैं। जो भी सेप्रोफाइट्स होते हैं हम उसे डिकम्पोजर्स बोलते हैं। डिकम्पोजर्स या फिर सेप्रोफाइट्स क्या हो जाएंगे? जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। तो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, वही हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। तो बैक्टीरिया में मैंने आपसे कहा था कि बैक्टीरिया ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि ये भी डिकम्पोजर होते हैं। उसके बाद फंजाई। तो इस दोनों में याद रखना कि जो फंजाई होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, ये मेन डिकम्पोजर्स होते हैं, और उसके बाद होते हैं बैक्टीरिया। यानी पहला हम प्रायोरिटी देते हैं डिकम्पोजर्स के लिए फंजाई को, तब जाकर के बैक्टीरिया को। डाई एटम्स ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये नहीं होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी भी नहीं होगा, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी नहीं होगा। फंजाई जो कि सैप्रोफिटिक होते हैं, तो सी हमारा राइट आंसर। देखो, कहने का मतलब है, डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है? जो जानवर मर गल गया उसके ऊपर उसको साफ सफाई करना, खाता नहीं, पीलू लग जाता है, उसको कहता है डिकम्पोजर। तो ये काम बैक्टीरिया भी करता है और फंगी भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम किसका ही काम करने में? फंगी का। कवक में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, फंजाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होता है। सभी में डीएनए। कवक बहुकोशिकीय होते हैं, एक्सेप्ट सारे ही जो फंजाई के मेंबर्स होंगे वो सारे मल्टी सेलुलर होंगे, ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट एक अपवाद है, खमीर एक अपवाद है, ये एक कोशिकीय होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना कि किंगडम फंजाई के अंदर ऑल आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। कवक में किस प्रकार का जनन होता है?
रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फंजाई के अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जो कवक होते हैं वो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन कुछ कवक ऐसे मिलेंगे जिनमें केवल एसेक्सुअल देखा जाएगा, सेक्सुअल नहीं देखा जाएगा। तो जो केवल एसेक्सुअल करते हैं उसे बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, और जो दोनों ही करते हैं, जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही करते हैं, उसे बोलते हैं परफेक्ट फंजाई, यानी कि पूर्ण कवक और अपूर्ण कवक। जो केवल अलैंगिक जनन करेंगे, लैंगिक नहीं करेंगे, उसे बोलेंगे अपूर्ण कवक, और जो दोनों ही करेंगे उसे बोलेंगे पूर्ण कवक। अब इनमें से कौन एक बीमारी है जो कवक द्वारा नहीं होती है? पेड़ों की छाल पर उगते हैं, पेड़ों की छाल पर ग्रो करते हैं, उसे बोलते हैं कॉर्टिकोलस। जो स्टोन पर ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं सेक्सिकोलस। जो मिट्टियों पे ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं टेरिकोलस। और जो कवक नाखूनों और बालों पे, यानी कि बालों और नाखूनों पर ग्रो करते हैं, उसे बोलते हैं क्रिएटिनोफिलिक। क्रिएटिन नामक प्रोटीन होते हैं हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में। लकड़ियों पर बोलते जो ग्रो करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे बोलेंगे लिग्नोकोलस। और जो गोबर पर ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं कप्रोफिलस। सभी कवक डैश कहे जा सकते हैं। ऑल फंजाई कैन बी कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये हमारा राइट आंसर। जब हम परपोषी बोलेंगे तो इसमें सहजीवी, मृतोपजीवी और परजीवी सारे के सारे आ जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम ये बोलेंगे कि सेप्रोफिटिक होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि केवल सेप्रोफिटिक होते हैं, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। कवक में भोजन डैश के रूप में संचित होता है। अगर हम बात करें प्लांट्स में, प्लांट्स के अंदर जो फूड जड़ होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल की, यानी कि जंतुओं की बात करें या फिर फंजाई की बात करें, इसमें जो भोजन संचित होगा या फिर बोल दो जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व फूड, एनिमल बोल दे या फिर फंजाई बोल दे, ये हो जाएंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखो आप। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। सहजीवी और परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, तो ये सही है। विषाणु की अगर बात करें तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी है। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये परजीवी के रूप में ही अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये नहीं होगा। फंजाई हम लोगों ने जाना, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोफिटिक कुछ भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है। साइनोबैक्टीरिया ये होते हैं स्वपोषी, तो ये नहीं होगा। तो आप यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ए और सी दोनों ही हो जाएंगे। यहाँ पर एक ई विकल्प बना दो जिसमें ए एंड सी बोथ, दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ए और सी। निम्न में से कौन मनुष्यों में एक कवक जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन है एक फंगल डिजीज नहीं है ह्यूमंस के अंदर? तो रिंगवॉर्म है, फंगल डिजीज है, एस्परजिलोसिस ये भी है, एथलीट फुट ये भी है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, यानी कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। ह्यूमंस के अंदर जब कवक मृत कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं तब उसे डैश कहा जाता है। सिर्फ कवक ही नहीं, कोई भी जीव अगर वो मृत कार्बनिक पदार्थ से या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो उसे मृतोपजीवी कहा जाता है। तो यहाँ पर कवक के बारे में है तो ये कवक सेप्रोफिटिक हो जाएगा, यानी कि सेप्रोफाइट होगा। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक इनमें से कौन है? ये सारे ही एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था ये था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसका राइट आंसर। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, और ये जो प्रोड्यूस किया गया था, ये जो एंटीबायोटिक बनाया गया था, ये बनाया गया था पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। इस कवक का नाम ध्यान रखो आप, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम इस कवक से सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन, और इसको बनाया किसने था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक क्या होता है? प्रतिजैविक क्या होता है? ये एक दवा है या फिर बोल दो एक रसायन है जो बैक्टीरिया को किल करता है या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम करता है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कवक से प्राप्त किया जाता है, कवक से तो बहुत सारी चीजें प्राप्त किए जाते हैं। कवक से विटामिन प्राप्त किए जाते हैं, कवक से ऑर्गेनिक एसिड्स प्राप्त किए जाते हैं, कवक से एंजाइम्स प्राप्त किए जाते हैं। अभी देखा आपने, कवक से एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं। कवक का इस्तेमाल केक इंडस्ट्री में किया जाता है, केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। कवक का इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाता है, बियर बनाने में किया जाता है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे उपयोग है कवक के। यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है? तो इनमें से ईस्ट का उपयोग, जो कि एक कोश के कवक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है डबल रोटी बनाने में, शराब बनाने में, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन एक कोश के कवक है? इनमें से कौन है जो यूनिसेलुलर फंगस है? ये हो जाएगा ईस्ट। एक्सेप्ट ईस्ट ऑल आर मल्टी सेलुलर। ईस्ट की खोज किसने की? डी हमारा राइट आंसर। ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री। देखो ईस्ट का क्या काम होता है एक ब्रेड बनाने में? ये ईस्ट क्या करता है? जो स्टार्च होता है, देखो ब्रेड बनाने के लिए आटे में ईस्ट को मिलाया जाता है, साथ में जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाने होते हैं वो सारे ही मिला करके उसको
गूंथ दिया जाता है, डो बना दिया जाता है। फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, छोड़ देते हैं फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए। उस फर्मेंटेशन में ये ईस्ट जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, फिर शुगर को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल में। जब उसको बेक किया जाता है यानी कि सेका जाता है ब्रेड को, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसके कारण जो ब्रेड्स होते हैं वो फूल जाते हैं और स्पॉन्जी हो जाते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो ब्रेड होते हैं वो फूल जाते हैं और स्पॉन्जी हो जाते हैं। बाद में ये जो अल्कोहल होता है उसको वाष्पीकृत करवा दिया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये था फर्मेंटेशन। ईस्ट भी फर्मेंटेशन करते हैं, ये बात लुईस पास्चर ने कही। बैक्टीरिया भी फर्मेंटेशन करते हैं, ये बात भी लुईस पास्चर ने कही। तो फर्मेंटेशन में ईस्ट का बहुत ही इस्तेमाल होता है। शराब बनाने में भी फर्मेंटेशन किया जाता है और वहां भी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। डैश गैस के कारण डबल रोटी स्पॉन्जी हो जाती है और फूल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से किसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है? राइजोपस को कहा जाता है। ए हमारा राइट आंसर, राइजोपस। नीला फफूंदी यानी कि ब्लू मोल्ड, ब्लू मोल्ड ये पेनिसिलियम को कहा जाता है। ब्लू मोल्ड पेनिसिलियम को कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड ये राइजोपस को कहा जाता है और डंग मोल्ड ये म्यूकर को कहा जाता है। अब है यहाँ पर ब्लैक मोल्ड और पिन मोल्ड। तो ब्लैक मोल्ड एंड पिन मोल्ड ये राइजोपस को भी कहा जाता है, म्यूकर को भी कहा जाता है। ब्लैक मोल्ड और पिन मोल्ड ये म्यूकर को भी कहा जाता है और राइजोपस को भी कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड बोले तो राइजोपस आंसर, डंग मोल्ड बोले तो म्यूकर आंसर और ब्लू मोल्ड बोले तो पेनिसिलियम। खाने योग्य मशरूम का उदाहरण है। सारे ही मशरूम खाने वाले नहीं होते हैं। आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने मशरूम खाया होगा, तो वो खाने वाले मशरूम थे, लेकिन कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं। तो इनमें से जो खाने वाले मशरूम है वो है एगैरिकस। नाम इंपॉर्टेंट है, एगैरिकस। एडिबल फंजाई जो खाने योग्य कवक है उसमें एक एगैरिकस याद रखो आप और एक मोर्सेला ध्यान में रखो। दो नाम और आएंगे आगे तो आप उसको भी ध्यान में रखना। जहरीले कवक में देखो एमिनिटा और बोलेटस। तो एमिनिटा और बोलेटस ये पॉइजनस फंजाई है और ये दोनों एडिबल फंजाई है। इसको खाते हैं और इससे दूरी बनाकर रहते हैं। डैश को ब्लू मोल्ड भी कहा जाता है, पेनिसिलियम को ब्लू मोल्ड भी कहा जाता है। सूक्ष्मतम कवक है, स्मॉलेस्ट फंगस है। स्मॉलेस्ट फंगस है ईस्ट, तो ए हमारा राइट आंसर। और जायंट पफबॉल, जायंट पफबॉल इसे बोलते हैं लार्जेस्ट फंजाई फंगस। जायंट पफबॉल ये हो जाएगा लार्जेस्ट फंगस और ईस्ट हो जाएगा स्मॉलेस्ट फंगस। शब्द लाइकेन किसने दिया? शब्द लाइकेन दिया थियोफ्रास्टस ने। डैश कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। इनमें से कौन है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं? तो आप जानते हो लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड अलगा। लाइकेन, अब लाइकेन में कवक भाग और शैवाल भाग दोनों होते हैं क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो कवक भाग को यानी कि जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे माइकोबायोन्ट कहते हैं और जो अलगल कंपोनेंट होता है उसे फाइकोबायोन्ट कहते हैं। और ये जो लाइकेन है, लाइकेन के अंदर ये जो एसोसिएशन है इसे हम लोग हैलोटिज्म भी कहते हैं। यानी लाइकेन के अंदर जो सहजीवी संबंध है कवक और शैवाल के बीच में इसे हैलोटिज्म भी कहते हैं। जनन की अगर बात करें तो ये अलैंगिक जनन करेंगे, लैंगिक भी करेंगे। लैंगिक होते हैं कवक भाग के द्वारा। लाइकेन के आर्थिक महत्व के बारे में देखते हैं, बहुत सारे हैं लाइकेन के महत्व। सबसे पहले देखो भोजन के रूप में रेंडियर मॉस या फिर क्लेडोनिया। रेंडियर मॉस लाइकेन का नाम है या फिर बोल दो क्लेडोनिया। इसको आर्कटिक क्षेत्र में भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। भोजन के रूप में उपयोग करते हैं रेंडियर या फिर रेंडियर और जो कैटल होते हैं। आइसलैंड मॉस, आइसलैंड मॉस का उपयोग किया जाता है केक बनाने में आइसलैंड में। औषधि बनाने में लाइकेन का इस्तेमाल होता है। डाई प्राप्त करने में, रंग को प्राप्त करने में, लिटमस पेपर प्राप्त करने में। आपने कई बार सवालों को पढ़ा होगा लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, आंसर आप टिक करते होंगे लाइकेन। तो लाइकेन, रोसेला और लसालिया से लिटमस पेपर प्राप्त किए जाते हैं। इत्र बनाने में, धूप, हवन सामग्री और साबुन के निर्माण में लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। शराब बनाने में रूस और स्वीडन के अंदर लाइकेन से शराब बनाए जाते हैं। प्रतिजैविक बनाने में, वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में भी लाइकेन का इस्तेमाल होता है। और कुछ लाइकेन जहरीले भी होते हैं। यहाँ देखो असनिया, असनिया लिखा हुआ है। तो असनिया ये वंश होता है, ये अलग अलग जातियाँ होती हैं जो देखो कई बार पेड़ पे नहीं देखते हो ऐसे सकाई लग जाता है, इसी को बोलते हैं लाइकेन। जहाँ पर भी देखो पेड़ पे ऐसे सकाई लगी है इसका मतलब समझ जाओ कि वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत हो रहा है, हवा में प्रदूषण बहुत है, तभी पेड़ पे ऐसा क्या लगता है हरा हरा ऐसा हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन के बारे में एक चीज़ याद रखना है, जो लाइकेन है इसमें भी सहजीवी संबंध होता है। किसके किसके बीच में? तो शैवाल और फंगस के बीच में। इस लाइकेन नाम के पौधा में शैवाल और फंगस के बीच में संबंध होगा। शैवाल इसको मतलब अलगी इसको खाना देगा फंगस को, और फंगस भी इसको उसके बदले कुछ देगा। प्रतिजैविक बनाने में काम आते हैं और वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में काम आते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को डैश कहते हैं। लाइकेन में जो कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध है उसे हैलोटिज्म भी कहते हैं। लाइकेन भी एक एसोसिएशन है और हैलोटिज्म भी हम इस संबंध को कहते हैं।
लाइकेन के संबंध में गलत कथन को चुनना है। इनमें से कौन गलत है? लाइकेन, इसे मृदा निर्माता भी कहा जाता है, सॉइल बिल्डर भी कहा जाता है, ये भी सही है। ये सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। यह प्रदूषण यहाँ पर लिख दो, यह प्रदूषण के संकेतक होते हैं, पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। देखो जो लाइकेन होते हैं ये उन वातावरण में ग्रो नहीं करते हैं जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जिन वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहां पर ये वृद्धि नहीं करते हैं, वहां पर ये ग्रो नहीं करते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड आप जानते हो एक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। जिन वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है हम बोलते हैं कि वो वातावरण प्रदूषित है। तो जहां भी लाइकेन ग्रो कर रहा है इसका मतलब वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, और जहां पर नहीं ग्रो कर रहा है मतलब वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो इस प्रकार से ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। औषधि बनाने में इसका उपयोग किया ही जाता है। तो इनमें से कोई नहीं है जो कि गलत है, सारे के सारे सही है। कवक जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं, और यहाँ पर लाइकेन लिखा हुआ है, तो ये दोनों के लिए सही है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप या तो यहाँ पर फंजाई लिख दो या फिर यहाँ पर कवक लाइकेन लिख दो। तो ये दोनों के लिए सही है, कवक के लिए भी सही है और लाइकेन के लिए भी सही है। तो जो लाइकेन या फिर जो कवक पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है कॉर्टिकोलस। तो सी हमारा राइट आंसर, कॉर्टिकोलस। और जो मिट्टियों पर ग्रो करते हैं टेरिकोलस, जो पत्थरों पर ग्रो करते हैं सेक्सिकोलस, और जो लकड़ियों पर ग्रो करते हैं उसे लिग्नोकोलस। इनमें से कौन सा एक कवक जनित रोग है, कौन सा एक फंगल डिजीज है? तो इस कवक के धागेनुमा संरचना को कहा जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फंजाई में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइफी। हाइफी ये प्लूरल वर्ड है और हाइफा ये सिंगुलर वर्ड होता है। तो सारे ही जो कवक होते हैं वो हाइफी से बने होते हैं, सारे ही कवक में हाइफी मिलते हैं, बहुत सारे हाइफी मिल करके माइसीलियम बनाते हैं। तो सारे ही जो फंजाई होते हैं, सारे ही जो कवक होते हैं वो माइसीलियल होते हैं, क्योंकि वो माइसीलियम बनाते हैं, माइसीलियम बनते हैं हाइफी से। तो यहाँ आप देखो ये आपको एक कवक दिखाया गया है, तो कवक के जो स्टॉक है यानी कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर का आपको दिखाया गया है, बहुत सारे आपको हाइफी नजर आ रहे हैं। ये सारे जो आप देख रहे हो ना इस प्रकार से, ये हाइफी है, ये बहुत सारे हाइफी है, इसमें से एक को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा हाइफा। तो ये थ्रेड लाइक है, ट्यूब लाइक है, थ्रेड लाइक बोल दे या फिर ट्यूब लाइक बोल दे या फिर बोल दे फिलामेंट, इसे हम लोग फिलामेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो फिलामेंट है इसी को हाइफी कहा जाता है, और ये बहुत सारे हाइफी के जो नेटवर्क हैं ये कहलाते हैं माइसीलियम। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ईस्ट के बारे में आप ध्यान रखो, वो नॉन माइसीलियल होते हैं, वो एक कोशिकीय है और नॉन माइसीलियल है। ये आप ब्रेड मोल्ड देख सकते हो, राइजोपस देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी माइसीलियम है। इनमें बहुत सारे हाइफी के नेटवर्क हैं। तो ये जो नेटवर्क होते हैं इसी को माइसीलियम बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसीलियम कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है? लाइकेन तो है ही सहजीवी संबंध का उदाहरण। एक और आपको ध्यान में रखना है, माइकोराइजा। लाइकेन के बारे में आप जानते हो कि कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा ये कवक और जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध है, और जड़ किसका? उच्च पादपों का। तो यहाँ पर तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। जो माइकोराइजा है ये एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कवक और उच्च पादपों के जड़ों के बीच। यहाँ आप देख सकते हो ये एक प्लांट दिखाया गया है और ये इनके रूट्स हैं, और रूट्स में आप ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हो ये फंजाई है। तो इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। देखो अभी तक तुम 3 साइम्बियोटिक रिलेशन देखे हो। साइम्बियोटिक का मतलब सहजीवी संबंध। एक देखे थे माइक्रोराइजा में, अभी देख रहे हो इसमें किसके किसके बीच में संबंध होता है? तो इसमें होता है कवक फंगस के बीच में और पेड़ के जड़ के बीच में, ठीक है। दूसरा देखे थे लाइकेन। लाइकेन में किस में होता है? तो इसमें देखे थे तुम फंगस में और अलगी के बीच में, शैवाल और कवक के बीच में। फिर एक देखे थे किस में बताओ? साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में किस में रहता है? साइनोबैक्टीरिया में तो ये धान की खेती में रहता है साइकस प्लांट के साथ। फिर एक देखे थे किस में? फिर एक देखे थे राइजोबियम में। राइजोबियम किस में सहजीवी संबंध रहता है? तो वो दलहनी पौधों के बीच में। ये राइजोबियम दलहनी पौधों के साथ सहजीवी संबंध रहेगा। पूछेगा दलहनी पौधों के साथ सहजीवी संबंध में कौन रहेगा? दलहनी पौधे के गांठ में तो राइजोबियम। पेड़ के जड़ों के साथ पेड़ के जड़ों के साथ कवक का सहजीवी संबंध में कौन रहेगा? तो माइक्रोराइजा। फिर पूछेगा शैवाल और कवक के बीच में यानी कि फंगस और अलगी के बीच में सहजीवी संबंध कहाँ पर है? तो लाइकेन में, ठीक है। यही हो गया। इसमें आप ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हो ये फंजाई है कि सारे ही कवक का मतलब ही होता है मशरूम, तो हम सारे को ही मशरूम बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, भले ही कवक का मतलब फंगस का मतलब मशरूम होता है, लेकिन मशरूम एक अलग ग्रुप है किंगडम फंजाई के अंदर। कवक हो सकते हैं, कवक सिम्बायोटिक हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर।
आनुवांशिक प्रयोग में डैश कवक का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक वर्क के अंदर फंगस का यूज किया जाता है और ये फंगस है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम लोग रेड मोल्ड भी कहते हैं, लाल फफूंदी भी बोलते हैं, रेड मोल्ड। और इसी को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है, इसे रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में। कवक तंतुमयी है लेकिन डैश इसका अपवाद है। जो फंजाई है वो फिलामेंटस है। फिलामेंटस कहने का मतलब ये हुआ कि जो कवक होते हैं वो बने होते हैं हाइफी से। अपवाद के रूप में है खमीर, ठीक है। खमीर ये नॉन माइसीलियल होता है। जो माइसीलियम बनाते हैं उसे हम माइसीलियल बोलते हैं, जो माइसीलियम नहीं बनाते हैं उसे नॉन माइसीलियल बोलते हैं। तो खमीर ये नॉन माइसीलियल होते हैं, यानी इसमें कोई भी हाइफी जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इसको छोड़ दें तो सभी के पास हाइफी होते हैं, सभी माइसीलियम बनाते हैं। कवक तंतु के जाल को डैश कहते हैं, यानी जो नेटवर्क ऑफ फंगल हाइफी है या फिर फिलामेंट्स हैं उसे क्या कहते हैं? तो यही मैंने आपसे कहा कि इसे माइसीलियम कहते हैं। ये देखो एक पिक्चर दिखाया गया है, ये ब्रेड मोल्ड का पिक्चर है, राइजोपस का पिक्चर है, आपको जूम करके दिखाया है। आप जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये ट्यूब जैसी जो संरचना है, फिलामेंट की जैसी जो संरचना है, ये सारे हाइफी है। ये सारे क्या है? हाइफी है। तो जो हाइफी जड़ों के समान है, या फिर बोल दो जो हाइफी सबस्ट्रेट के नीचे होते हैं, यहाँ सबस्ट्रेट ब्रेड है तो ब्रेड के नीचे है, या फिर सिंपली याद रखो जो हाइफी रूट बनाते हैं उसे बोलते हैं राइजोइड। जो रूट बनाते हैं उसे बोलते हैं राइजोइड, और जो क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, उसे बोलते हैं स्टोलोन। तो ये भी हाइफी है, राइजोइड भी हाइफी है। और जिस हाइफी के टिप पर स्पोरेंजियम होते हैं, जिस हाइफी के ऊपर स्पोरेंजियम होते हैं, आप देख रहे हो ये बॉल जैसी जो संरचना है, ये भी हाइफी है। स्टोलोन ये भी हाइफी है। कुछ नहीं, बस कवक में ये याद रखो कि कवक में यानी फंगस में संरचना में दो चीज़ याद करते हैं, हाइफी शब्द और एक माइसेलियम। हाइफी क्या है? धागा जैसा संरचना। अब बहुत सारा हाइफी जब आपस में मिल जाएगा तो वही बन जाता है माइसेलियम। प्लेक्टन काइमा है, इनमें से क्या प्लेक्टन काइमा है? तो प्लेक्टन काइमा ये फंगल टिश्यू का कहा जाता है। जो फंगल टिश्यू होते हैं, कवक उत्तक होते हैं, उसे कहा जाता है प्लेक्टन काइमा। लेकिन आप ध्यान में रखना, जो कवक होते हैं वो टिश्यू नहीं बनाते हैं, कवक उत्तक नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कवक उत्तक, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो नेटवर्क ऑफ हाइफी होते हैं, मैंने अभी आपसे कहा सारे ही कवक में हाइफी मिलेंगे, तो कभी कभी जो नेटवर्क ऑफ हाइफी होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं जैसे कि वो एक टिश्यू हो, यानी टिश्यू जैसा दिखता है वो नेटवर्क ऑफ हाइफी, तो उसे कहा जाता है फंगल टिश्यू। तो टिश्यू होता नहीं है, बस उसी अरेंजमेंट के कारण हम लोग फंगल टिश्यू कहते हैं। तो फंगल टिश्यू को हम लोग प्लेक्टन काइमा कहते हैं। निम्न में से कौन लिग्निन का अपघटन कर सकता है? लिग्निन का अपघटन कर सकता है फंजाई। लिग्निन जब सेल वॉल में, प्लांट के सेल वॉल में पाए जाते हैं तब वो सेल वॉल कठोर हो जाता है, तो इस लिग्निन को भी डिकम्पोज करने की क्षमता रखता है फंजाई। इसलिए कहा जाता है जो फंजाई होते हैं वो मेन डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण डिकम्पोजर है, अपघटक है फंजाई। कवक को छोड़ दो तो कोई भी ऐसा डिकम्पोजर नहीं है जो लिग्निन को डिकम्पोज कर सके। प्रतिकूल स्थिति में अलैंगिक जनन के लिए कवक डैश का निर्माण करते हैं। प्रतिकूल स्थिति में अलैंगिक जनन के लिए कवक क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण करते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर। और प्रतिकूल स्थिति में जनन के लिए बैक्टीरिया एंडोस्पोर का निर्माण करते हैं। तो ध्यान में रखना है कि एंडोस्पोर का निर्माण बैक्टीरिया करते हैं, क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण फंजाई करते हैं।